वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे, बात करेंगे एक वेरी क्रिस्प मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के बारे में, जो कि एक आस्पेक्ट होगी बिल्डिंग को लेकर के। ओके, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज इन बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है, ये मैंने एक्सपर्ट लेक्चर जो है पीसीईटी के एसपी पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए प्रिपेयर किया है। सो ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि क्या चीज़ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के लिए बिल्डिंग में रिक्वायर्ड होती है। सो फर्स्टली दिस स्लाइड इज कि चूंकि ये एसपीपीयू बेस्ड है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो कौन से क्वेश्चन जो है जो कि वो इस बिल्डिंग सर्विसेज के रिलेवेंट में हमारे पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो दीज आर द फॉर्मेट के यहाँ ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ओके, these are the basic outline of my presentation. So these are not the outline, this is the sections of my presentation. So start from the sources, then basic electricity के बारे में बात करेंगे, then transmission and distribution के बारे में बात करेंगे, then talk about some control and safety devices के बारे में बात करेंगे, then what is the wiring system उसके बारे में बात करेंगे एक बार। okay, then lighting production system क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और फिर अंत में बिलिंग और फिर रेफरेंसेस। तो फर्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रिक सोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक सोर्सेस की बात करें जब भी हम, तो जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनको हम बेसिकली तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, और थर्ड वन इज द अल्टरनेट इमर्जिंग एनर्जी सोर्सेस। तो जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं इनको हम लोग जनरली डर्टी एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, इन अ टर्म ऑफ टेक्निकल। तो नॉन रिन्यूएबल में बेसिकली कौन से होते हैं, जैसे कि लाइक थर्मल पावर प्लांट, जो कि हमारा CO2 एमिशंस बहुत करता है। तो वो जो जितने भी इस टाइप के जो हमारे डीजल और इस तरीके के जो रिन्यूएबल है, जो कि नॉन रिन्यूएबल जिनको एग्जिस्ट वो खत्म हो सकते हैं सोर्सेज, तो ऐसे जो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, और इनको हम कन्वेंशनल भी कहते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो कि हमारे नेचर पे बेस्ड हो, जैसे सोलर और हाइड्रो, जियोथर्मल, तो ये सब हमारे जो है वो रिन्यूएबल बेस्ड है। ओके, एंड इनकी जो प्लस पॉइंट है रिन्यूएबल का कि इनकी जो सप्लाई है वो अनरीजनेबल है, और ये बट इसमें वेरी करता है जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। ओके, अल्टरनेट इमर्जिंग का मीन क्या है कि इसको हम रिन्यूएबल को हम लोग क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं एक तरीके से। अल्टरनेट इमर्जिंग क्या है कि जैसे कोई सोर्सेज हैं वो एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो उनका एक अल्टरनेट सोर्स है, जैसे कि अब थर्मल पक्का है तो कोल एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एग्जिस्ट हो सकता है, तो उसको हम रिप्लेस की न्यूक्लियर से, यूरेनियम से जो है हम उसको रिप्लेस की, हाँ, न्यूक्लियर पावर को यूज करके जो है हम एनर्जी जनरेट कर सके, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे अल्टरनेट इमर्जिंग की बात है। ये ग्राफ पाई चार्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंडिया का सिनारियो है। उसकी बात करें तो ये 2019 के आसपास का है डेटा। तो ये जो हमारा चार्ट है बेसिकली, तो पाई चार्ट के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी भी हमारी इंडिया में जितनी एनर्जी हमारी जनरेट होती है, वो मेजर ऑफ देम अभी भी थर्मल पावर प्लांट के थ्रू ही जनरेट होती है। हालांकि अभी 2024-25 में ये डेटा चेंज हो चुका है, सोलर जो है, सोलर प्लांट काफ़ी का रेशियो बढ़ चुका है, बट अभी भी मोर देन 50% के आसपास जो है रेशियो हमारा जो जनरेशन है वो कोल से ही है, थर्मल पावर प्लांट से ही है। ओके, सो देयर आर नेक्स्ट सेक्शन बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वन बाय वन बात करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इट्स जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जो इन्वेंट किया था, या भी कैसे कह सकते हैं कि तो यूरोपियन कंट्री में जनरली मेजर लोग जो क्रेडिट देते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को देते हैं। तो इट जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा बहुत बार कि जब हम लोग शेल होते हैं, सब शेल होते हैं KLMN, उनके जस्ट अंदर सब शेल्स होते हैं SPDF सेक्शन। ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसे लिखते थे 1s1 2s2 2p6 3s3 3p6। तो उसमें कई सारे ऐसे एटॉमिक नंबर वाले होते थे जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे। तो वो जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे वही हमारे मेटल्स हो सकते हैं, वही हमारे मेटल होते हैं, उन्हीं में ही इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से एनिमेटेड वे में कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये कुछ टर्म्स हैं। तो करंट बेसिकली क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में जो कि फ्लोज होते हैं उसको हम करंट कहते हैं। टेक्निकल वे में बात करें तो एक कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट होती है कहीं से 1 सेकंड में, तो उसका जो करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है, उसको हम मेजर करते हैं एमीटर से। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस।
जैसे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है उसके पीछे कितना प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को ही हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ओके, इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी कोई पुश का लगता है तो जस्ट अपोजिट में भी एक फोर्स लगता है कि रेजिस्ट करना उस चीज को, तो जो अपोजिट फोर्सेस होता है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम लोग ओम लॉ के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो कंज्यूमेंस है, उसको हम लोग इन एस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग वाट आवर या फिर जब एनर्जी अमाउंट बड़ा हो जाता है देन किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में ये एक डिफरेंस है कि अल्टरनेट करंट जो होता है वो हमारा सिनुसोइडल डायग्राम होता है, वेव के फॉर्मेट में फ्लो करता है, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता है। जो हमारा इसमें वोल्टेज होता है अल्टरनेट करंट में फ्लक्चुएट करता है कि वो इस एक्सिस पे होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ को फ्लक्चुएट करता है, जबकि डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता। अल्टरनेट करंट को ही हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को नहीं। अब एक और चीज़ है, जब भी हम कभी कोई ड्राइंग या जहाँ पे भी बनाएं तो वहाँ अल्टरनेट करंट जो होता है उसके लिए हमको ये सिंबल शो करना होता है और डायरेक्ट करंट के लिए ये। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन है अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट की। अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो ये बेसिक डिफरेंस है अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेट करंट में फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन डायरेक्ट करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, और अल्टरनेट करंट जो होता है वो डायरेक्शन में फ्लो करता है एक सर्किट में, रिवर्स में भी, बट जो डायरेक्ट करंट होता है वो केवल एक डायरेक्शन में ही सर्किट में फ्लो करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ओके, अब अनदर थिंग इज सिंगल फेस एंड थ्री फेस पावर सप्लाई। तो जो सिंगल फेस और थ्री फेस पावर सप्लाई है तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा सिंगल फेस होता है उसमें जो हमारा वायर होता है वो सिंगली जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एट द टाइम के रेशियो में वेव सिनुसोइडल डायग्राम में वो मूवमेंट करता है। ओके, तो दिस इज द सिंगल फेस सप्लाई। इसकी जो जनरली हम लोग सप्लाई होती है वो रेजिडेंशियल या लो वोल्टेज एरियाज में होती है सिंगल फेस की पावर सप्लाई। ओके, ओके, देन अनदर वन इज द थ्री फेस पावर सप्लाई। तो इसको अगर हम मूवमेंट वाइज अगर रोटेट करके देखें तो दिस इज द कंप्लीट होल सर्कल। तो चूंकि थ्री फेस पावर सप्लाई है तो इसको हम डिवाइडेड करेंगे थ्री से, तो जस्ट 120 डिग्री, तो जिसमें जो सारे फेसेस है वो हमारे अल्टरनेट 120 डिग्री पे होते हैं। ओके, तो अब इसमें एक और भी चीज़ है कि जो थ्री फेज पावर सप्लाई है उसके लिए हमको एक ट्रांसफार्मर जो कि चाहिए होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन सॉरी। तो उस जो ट्रांसफर की टाइपोलॉजी होती है वो दो तरीके की दो तीन टाइप के होते हैं उसमें टाइपोलॉजी। जैसे कि स्टार कनेक्शन, तो स्टार में वाई और वाई WYE दो होता है, देन डेल्टा होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारी थ्री फेज सप्लाई जो हमारी होती है उनमें कहीं पे भी न्यूट्रल नहीं होता है। तो और जो स्टार कनेक्शन वाले हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वहीं से ही हमारा जो न्यूट्रल का फेज है वो ऐड करके आता है। लेकिन जो डेल्टा कनेक्शन के जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये न्यूट्रल फेज नहीं होता है। बेसिकली जो डेल्टा कनेक्शन के ट्रांसफार्मर होते हैं वही जाकर के बाद में थ्री फेज वाले ट्रांसफार्मर से हम वो एक एक फेज जो है रेडिएशन में डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करते हैं, फिर बाद में उनमें हम न्यूट्रल ऐड करते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन जो है वो एक तरीके से हमारा जब ट्रांसमिशन होता है और बाद में उनको हमको रेजिडेंशियल एरिया में उनको ब्रेक करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेज सिंगल फेज में सप्लाई करना होता है, तब हम डेल्टा कनेक्शन का ही ट्रांसफार्मर जो है यूज करते हैं। और जब हमको साइड में तीनों फेजेस वाले इलेक्ट्रिक करंट को यूज करना होता है तो हम स्टार कनेक्शन वाई और वाई के कॉन्सेप्ट को जो है हम यूज करते हैं। ओके, another one is the conductor. So I already told you कि जिसमें मटेरियल में करंट इजीली फ्लो हो सका है, जिसका रेजिस्टेंस लो हो इन द एस्पेक्ट ऑफ करंट, तो वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के लिए गुड प्रॉपर्टीज आई है मेंशनिंग कि वो लो कॉस्ट होना चाहिए, अवेलेबल इसलिए होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये सब हो सकते हैं। अब कंडक्टर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक बेयर और एक इंसुलेटर। बेयर मतलब जिसमें कोई भी इंसुलेशन या कोई भी प्रोडक्शन ऊपर ना हो उसको हम लोग बेयर कंडक्टर बोलते हैं। जो जनरली हमारे ओवरहेड लाइंस होती हैं उनको हम लोग बेयर कंडक्टर से ही कर देखते हैं। इंसुलेटेड कंडक्टर कि जिसमें हम ऊपर कोई कवरिंग इंसुलेटेड प्रॉपर हो उसको इंसुलेटेड कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, देन अनदर टर्म सेमी कंडक्टर। तो ऐसे मेटल्स जिनमें हमारा रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन ऐसा नहीं कि कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, कंडक्शन पॉसिबल है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग सेमी कंडक्टर के उसमें कंसिडर करते हैं और ये जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज होते हैं।
ओके। देन अनदर वन इज द इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होके नहीं जा सकता, ऐसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, लाइक वुड, रबर, ग्लास वगैरह वगैरह। सुपर कंडक्टर, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल जो जनरली ऐसे तो करंट सप्लाई नहीं करते, बट अगर हम उनको थोड़ा गर्म कर दें या रेजिस्टेंस करके लिए है ना कूलिंग कर दें, तो उस केसेस में क्या होता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और उस केस में वो उनका जो कंडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी, या उस प्रोसेस को सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर, और जो उस मटेरियल होता है उसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन्स की। तो जहाँ से पावर जनरेट होता है और हमारे घर तक के आने के प्रोसेस में जो बीच में स्टेप होता है उसको ही हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। ओके, अब इसे ट्रांसमिशन किस किस कितने कितने वोल्टेज पे होता है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा जनरेशन स्टेशन होता है, अब वो थर्मल का हो या सोलर का जो भी हो, वो लमसम जो एनर्जी जनरेट करता है वो 11 किलोवाट की करता है, वोल्ट की। वोल्ट आई एम टेलिंग अबाउट एम्पियर, नॉट अमाउंट। तो देन आफ्टर दैट क्या होता है, जो हमको ट्रांसफार्मर यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम 11 किलो वोल्ट की एनर्जी को सप्लाई करेंगे तो वो क्या है, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, उसका लॉस फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग जो है सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस पूरे प्रोसेस में एक बार यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम उसका वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमारा क्या होता है, 11 किलो वाट से वो 220 किलो वाट तक, वोल्ट तक उसको बढ़ाती है। सो आफ्टर दैट हमारा जो हाई वोल्टेज लाइन है, एचटी लाइन, वहाँ से ट्रांसफर स्टार्ट होता है। तो फिर उसके बाद जहाँ पे वो रिसीव होती है स्टेशनों पे, तब वो 33 केवी की होती है। फिर वहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है फीडर के बाद, उस 33 केवी से हम लोग जो है वो 6.6 केवी पे लाते हैं, और यहीं से जो है हम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे हम लोग जो है वो सप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इंडस्ट्रियल को कनेक्शन कट करते हैं, जिनको हैवी इलेक्ट्रिकल अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है वोल्टेज की। आफ्टर दैट उस 6.6 को हम लोग अगेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में ले जाते हैं, और वहाँ से 440 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू 30 वोल्ट के हम उसको करते हैं, 220 440 कुछ आसपास ऐसे लेते हैं वोल्टेज में, और देन हम फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेकेंडरी में, रेजिडेंशियल और वैसे छोटे मोटे कॉमर्शियल एरिया उसको, और एनर्जी ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर थिंग, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग वोल्टेज वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो बेसिकली इसमें केवल ट्रांसफार्मर का एक ही काम है अभी, कि जो वोल्टेज है उसको घटाना या बढ़ाना। अगर हम वोल्टेज पहले प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है और उसको कम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, जैसा कि इसमें मेंशन है। और अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो स्टेप अप बोलेंगे। ये जो प्रोसेस है ये इन कॉइल के नंबर के पर डिपेंड करता है। हम यहाँ फिगर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइल्स है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइल्स है, नंबर ऑफ राउंड्स हैं कॉइल्स के, वो जो है कम है, तो इसलिए इस कारण से यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है। और सेम यही अपोजिट, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर कॉइल्स का जो राउंड है वो कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे वो वोल्टेज बढ़ रहा है। ये बेसिकली एक थ्योरम है फेडरिक की, उसकी के ऊपर ही ये बेस्ड होता है। ओके, so another one, so this is the theory, step up, step down. Faraday, there is a name of Faraday, there is a scientist, उसकी थ्योरी पे काम करते हैं। ओके, और जो थ्योरम होती है वो इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसके कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। ओके, अगर हम ट्रांसफार्मर को क्लासिफाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, तो देयर आर द पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, करंट, ये तीन होते हैं। ओके, अगर हम वोल्टेज के बेसिस पे करें तो ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, और अगर हम फेसेस के बेसिस पे करें तो सिंगल फेस एंड थ्री फेस। थ्री फेस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टार, डेल्टा, वाई, वी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट उसी ट्रांसमिशन में लाइन सिस्टम क्या होता है। तो दो टाइप के लाइन सिस्टम होते हैं, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड। तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ओवरहेड है तो उसमें हमको इजीली फॉल्ट मिलता है, अंडरग्राउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अंडरग्राउंड में मेंटेनेंस का इश्यूज रहता है, ओवरहेड में थोड़ा मेंटेनेंस का इशू कम होता है, बट इट्स ऑलवेज रिस्की। देन इसके अलावा ओवरहेड जो है वो जहाँ लैंड कॉस्ट हाई होती है तो वहाँ लैंड के इश्यूज रहता है, जबकि अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं होता है। तो देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज द फीडर पिलर।
तो जो फीडर पिलर होता है ये बेसिकली हम लोगों ने इन जनरल देखा होगा, और रोड के किनारे या फिर एक रेड कलर का बॉक्स होता है जो कि एमएस के फ्रेम के ऊपर रखा होता है, ताकि नीचे से जो है वो वाटर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो वो नीचे से जा सके। इट्स टोटली ओपन और इसमें प्रॉपर इसकी अर्थिंग होती है। तो इसमें जो है हमारा मेन काम होता है, जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आती है उसको हमको लोकल लेवल पे या जो हमारे रेजिडेंशियल यूनिट है उन पे हमारा इंडिविजुअली उस लेन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होता है वायरिंग का, वो हम इस फीडर पिलर के थ्रू करते हैं। इसमें जो रेड, येलो और ब्लू आप कलरिंग देख रहे हैं, दीज आर द बस बस बार, इनको हम लोग बस बार होता है। इसमें कंप्लीट देयर इज अ बॉक्स जिसके अंदर कंपोजिशन है बस बार का, देयर आर लॉट्स ऑफ एमसीसीबी का, तो उन सब का कॉम्बिनेशन, ताकि जो वोल्टेज जो भी आए वो प्रॉपरली सेफली एट द एंड ऑफ द पॉइंट तक वो पहुंचे। तो उसके लिए हम ये फीडर पिलर लगाते हैं। अब बस डक्ट एंड बस वे, तो बस डक्ट और बस वे क्या होता है, एक तरीके से मेटल की प्लेट होती है, और वो मेटल प्लेट की जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि हम कितना वोल्टेज करंट सप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक वायर से हमको 3-4 वायर कनेक्शन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 वायर को एक साथ एक वायर के साथ स्प्लिट वो काट करके स्लाइस करके हम उसको एक राउंड करके और देन उसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं। तो इशू ये होता है कि आफ्टर द सम टाइम जब वो हम उसमें करंट फ्लो होता है तो कुछ हीट के कारण वहाँ पे वो मेल्टिंग हो जाता है, ठीक है, तो हमारा शॉर्ट सर्किट और ये सब चीज़ के इश्यूज होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक मेटल की प्लेट होती है, उस मेटल की प्लेट के थ्रू करंट को ट्रांसफर करते हैं। उस मेटल प्लेट के एक साइड को में हम थिकनेस में हम एक रेगुलर साइज के होल कर देते हैं। उस होल के बाद उसमें हम एक वायर को और डायरेक्टली नहीं डालते, हम एक उसका कपल होता है, कपलिंग होता है, उसके थ्रू उसमें वायर लगा करके देन उसको नेट बोल्ट के थ्रू वो जो है टाइट करते हैं। फिर जो बाकी के होल्स हैं उनमें हमको जितने भी कनेक्शन ऐड करने हैं हम वो डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, वो कुछ इस टाइप का होता है हमारा, लाइक जैसे ये हमारी एक स्केल होती है मेटल की, एक थिकनेस की, तो देन उसमें हमारे अल्टरनेट डिस्टेंस पे होल्स होते हैं। तो एक वाले होल पे हमारा जो हमारा मेन लाइन आ रही है जिसके थ्रू करंट पास करना है उसको हम इस पे नेट बोल्ट के थ्रू टाइट करते हैं। ओके, और बाकी हम फिर बाकी से हम जितने भी कनेक्शन हमको स्पेस के काटने हैं हमारे ऊपर है, इसमें जितने होल हैं उसके बेसिस पे हम वो कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के हमारा बस बार होते हैं। ओके, देन मीटर पैनल बोर्ड, तो ये एक तरीके पूरा कंप्लीट सेटअप होता है मीटर पैनल बोर्ड, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्विच गियर्स होते हैं फॉर कंट्रोलिंग। तो जो हमारी एचटी लाइन, दो तरह की लाइन होती है, लो ट्रांसमिशन या लो वोल्टेज भी बोलते हैं, देन एचटी या एचवी यानी हाई वोल्टेज या हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो जब हमारा एचटी लाइन का कनेक्शन होता है तो उसमें जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है, जब हमारा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू जो है लाइट आती है, तो सबसे पहले जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो हमारी आती है मीटर पैनल बोर्ड पे। तो इसमें हमारा इंडिकेटर प्रॉपर होता है कि किस फेस में कितना वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर वो कोई इश्यूज है तो ऑलरेडी वहाँ पे वो ट्रिप हो जाती है। ओके, तो इस मीटर पैनल बोर्ड में सबसे फर्स्टली हमारी लाइट आती है, इलेक्ट्रिक आता है, देन सॉरी फिर उसके बाद जो है इस मीटर पैनल बोर्ड के बाद हम लोग की जो लाइन है वो हम लोग की जाती है ट्रांसफार्मर में। अब वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारा वहाँ पे अगर वो न्यूट्रल ऐड हो रहा है तो देन आफ्टर द एडिंग ऑफ न्यूट्रल जो है वो कनेक्शन जो है वो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है। उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू हम लोग एचटी लाइन में हम लोग यहाँ देख सकते हैं सरफेस, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कि किस किस स्पेसेस के लिए कितना पावर अलॉटेड है या कितना पावर हमको चाहिए। तो वो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा यहाँ से होता है फर्स्टली। लाइक हमारा एक कोई बड़ी साइट पे अलग अलग 8-9 ब्लॉक है, तो हर एक ब्लॉक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हर एक ब्लॉक की जो अलग अलग वायरिंग जानी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही अलग अलग होकर के जाती है, ताकि हम उससे इसकी मॉनिटरिंग और वो सब चीज़ देख सकें। ओके, देन आफ्टर द जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद जो हमारी वायरिंग है, वो वायरिंग होने के बाद वो हमारा जो वायरर है वो हमारा जाता है इंडिविजुअल ब्लॉक में लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। तो वहाँ पे फिर इसमें भी देयर आर द सो मेनी कंपोनेंट, स्विच गियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करते हैं। तो आफ्टर द लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही हमको जो है लाइट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरे ब्लॉक या पूरे यूनिट में, फिर अलग अदर डिस्ट्रीब्यूशंस में। ओके, और यहीं से ही हमारा जो है जनरली जो डिसाइडेड होता है, लाइक जो हमारा
डीजी सेट होता है, डीजल जनरेटर, तो वहाँ की जो लाइन है वो हमारी यहीं से ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट की जाती है। एक लाइन हमारी इसमें भी कनेक्ट होती है डीजी सेट की। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम जो प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं जो लो टेंशन वाले में, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड सेफ्टी डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया, लेकिन मैंने टॉपिक मिस किया है, दैट इज द टाइप ऑफ स्विचेस। तो यू कैन इजीली जस्ट रीड इट, मतलब वेरी बेसिक कि कितने टाइप के स्विचेस होते हैं। तो मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम एक स्विच से ऑन ऑफ करते हैं तो दैट इज द वन वे स्विच। अब सेकंड वन कि हम किसी स्विचेस को एक तरफ से ऑन करते हैं और दूसरे साइड कहीं जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, फिर वहां से उसको प्रेस करते हैं तो देन अप्लायंसेस इज ऑफ और ऑन। सो दैट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द टू वे स्विच। तो इस टाइप के हमारी जनरली स्टेयरकेस पे लाइटिंग में यूज करते हैं। मोटरसाइकिल में हम एक जस्ट पुश करते हैं तो उससे हमारा जो है एक जो हमारी व्हीकल है वो स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द पुश स्विच। फैन को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड के लिए हम रेगुलेटर यूज करते हैं, तो दैट इज द रोटेटरी स्विच। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के स्विचेस होते हैं, तो उनको आप एक बार इस सेक्शन में एक बार रीड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट हमारा फ्यूज का टर्मिनोलॉजी। सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फ्यूज, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली जो फ्यूज का रोल था वो ये था कि हमारे जितने भी महंगे अप्लायंसेस हैं, तो किसी भी अदर रीजन से अगर हमारे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है तो उसके कारण हमारे अप्लायंसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अप्लायंसेस खराब नहीं होने चाहिए उस वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के कारण। इसलिए हमारा वो जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ, दैट इज द फ्यूज। अब जो फ्यूज होता था, जब भी कभी हाई वोल्टेज करंट आता था तो उसके कारण क्या होता था, फ्यूज जो है वो हमारे बाहर और अंदर के कनेक्शन को जो है वो कट कर देता था, तो जिसके कारण हमारे अप्लायंसेस सेफ हो जाते थे। अब ये फ्यूज कैसे वर्किंग करता है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्यूज का जो ये हिस्सा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में होता था और यहाँ पे कुछ मेटल की क्लिप हुआ करती थी, 1 और 2 क्लिप, सेम यहाँ 1 और 2 क्लिप। इस वाली मेटल क्लिप से हमारा जो कनेक्शन है वो बाहर का आता था, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा होता था। और इस वाले से मेटल क्लिप में जो हमारा वायर होता है वो कनेक्टेड होता था अंदर रेजिडेंशियल के हमारे वायरिंग को लेकर। फिर इसके बाद जो ये इसका कैप होता था, उस कैप में ये 2 मेटल की पिन्स होती थी। तो अगर हम इस मेटल पिन को डायरेक्टली फ्यूज में लगाएंगे तो इस मेटल पिन और उस मेटल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली कि लाइट नहीं आएगी, करंट नहीं पास होगा। तो हम इसको कनेक्शन करने के लिए अपने घर का जो लोड है उसको कैलकुलेट करके कि उससे वोल्टेज से ज़्यादा हाई ना आए, तो हम उतने वोल्टेज के हिसाब से, एम्पियर के हिसाब से उस वायर उतने ही टाइप का एम्पियर पास हो सके, तो इतने ही ठीक कैलकुलेट करके जो वायर है वो यहाँ से लेकर के और इस यहाँ तक हम बांधते थे, उसको प्रॉपर नॉट करते थे। देन आफ्टर दैट इस प्लग को हम इसमें लगाते हैं। तो आफ्टर जैसे ही हम इसको प्लग को यहाँ पुट करते हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बाहर से लाइन से करंट पास हो रहा था, तो वही करंट फिर हमारा जो यहाँ रेडिएशन है वो पास होने लगता है। फिर एनी केस कभी वोल्टेज हाई आता है तो वो क्या होता है, इसी लाइन पे जो वायर हमारा वो मेल्ट हो जाता है, तो जो कनेक्शन यहाँ और इस पॉइंट के बीच में है वो टूट जाता है, तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो ये रोल हमारा फ्यूज का हुआ करता था, क्योंकि इस समय मॉडर्न टाइम में वो चीज टोटली रिप्लेस हो गई हमारी एमसीबी से। ओके, बिकॉज रीजन ये था कि जो फ्यूज था उसको हमको बार बार बनाने के लिए जो है हमको एक इलेक्ट्रिशियन बनाना पड़ता था, बट एमसीबी के केस में ऐसा नहीं होता। हम उसमें जस्ट एक स्विच होता है, वो ट्रिप कर जाता है तो नीचे की तरफ हो जाता है, हमको जस्ट इजिली उसको ऊपर की तरफ करना होता है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। ओके, तो क्या होता है एमसीबी का स्टैंड फुल नेम, दैट इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देन अनदर वर्ड एमसीसीबी, तो इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेस केस सर्किट ब्रेकर। तो हम देख सकते हैं जनरली इसके अंदर इसमें और इसमें एक यही बेसिक डिफरेंस है कि ये जब हमें हाई पावर या हाई जगह पे रखना होता है तो हम एमसीसीबी लगाते हैं। जैसे कि अभी हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थे, मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थे, तो उनमें हम एमसीबी नहीं होती, उसमें हमारा जो होता है वो एमसीसीबी होता है। अब एमसीसीबी अगर हम देखें तो हमको ये पूरा प्रॉपर केस दिख रहा है जिसके अंदर अलग अलग सर्किट्स हैं। ओके, तो इनके थ्रू हम करंट पास होता है। तो ये डिफरेंस है एमसीबी एंड एमसीबी जो है हम वो यूज करते हैं वो सिंगल यूनिट के लिए जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। अनदर वन इज द आरसीसीबी एंड ईएलसीबी।
तो ये जो बेसिकली ये आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो ये बेसिकली कहीं पे भी जब लीकेज ऑफ द करंट होता है तो ये अपने आप ही उस इलेक्ट्रिक वायरिंग से ये डिस्कनेक्ट कर देता है। द सेम थिंग इज ईएलसीबी। ईएलसीबी का जो यूज होता था पहले, जो हमारा अर्थिंग वायर के थ्रू रिवर्स में करंट पास होता था, तो उसके कारण हमारा अर्थ लीकेज जो सर्किट हम लगाते थे ईएलसीबी, ताकि वो करंट को हम उस सर्किट को ब्रेक कर सके, तब हम ईएलसीबी को यूज करते थे। ओके, so these are the differences between MCB and MCCB and RCCB and ELCB। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में। तो फर्स्ट थिंग कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, तो वायर एंड केबल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है किसी भी केबल का, अगर कोई हम स्ट्रक्चर बात करें वायर केबल में, देयर आर 2 और 3 थिंग्स होती हैं। एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है कवरिंग फॉर मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ओके, मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर मैकेनिकल एक्सीडेंट या मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन होता है, इट्स नॉट अ इंसुलेटर, इट्स जस्ट अ प्लास्टिक कवरिंग, ये उससे कुछ हार्म ना हो, कटे ना वायर वायर, तो इसलिए होता है। तो अगर जिस चीज में हमारा जो है इंसुलेटर यूज होता है, तो उसको ही हम केबल बोलते हैं। बाकी जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी वायर के अंडर में आती है। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं केबल के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटेड कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। लेकिन अगर कंडक्टर और प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो वो वायर कहलाता है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो दैट इज वी से केबल। अब इसमें जो है स्टैंडर्ड केबल होती है 2 टाइप की, एक सॉलिड कंडक्टर और एक स्टैंडर्ड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जिसमें केवल एक ही कंडक्टर होता है, जो कि प्रॉपर बट ओके सॉलिड में। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक नंबर ऑफ से, जैसे हम किसी वायर को जब छीलते थे तो नंबर ऑफ वो वायर्स निकलते ना, तो उनको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। और वो स्ट्रैंड्स किस नंबर ऑफ सीरीज में होते हैं, वो ये सीरीज नंबर है 37, 19, 37, इसी नंबर्स में होते हैं। तो दरअसल दिस इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ इतने ही नंबर्स में होते हैं। अब ये इनको कैसे हम आपस में फिक्स करते हैं, तो ये उनका कुछ रीजन है। अगर 7 स्ट्रैंड है, जो 6 वायर होंगे वो एक सेंटर के अराउंड ट्विस्ट किए जाते हैं। अगर 19 होंगे तो 7 स्ट्रैंडेड को ट्विस्टेड किया जाता है अबव की साइड, बाकी 12 को जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ट्विस्ट करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे स्ट्रैंड्स की केबल की जो है वो हिस्ट्री होती है, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं वायरिंग सिस्टम की। तो जो फर्स्ट जो हमारा वायरिंग सिस्टम था दैट इज द क्लीट वायरिंग सिस्टम। तो इसमें हम लोग जनरली ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम वजह क्लीट बोलते थे, और ये हमारी जो मेड बनी होती थी ये पोर्सलिन चाइना ग्लेस से बनी होती थी। तो इनमें जो है ये एक सेक्शन होता था, इन्हीं के अंदर हम अपने वायर्स को रखते थे, और देन इस क्लीट का ये कवर होता था, जिसके कारण वायर जो है वो उसमें होल्ड रखता था। तो फर्स्टली हम इसको वॉल पे प्लेस करते थे, जिस डायरेक्शन में हमको वायर को ले जाना होता था, और देन आफ्टर द वायर यहाँ पे फिक्स करने के बाद देन उसका हम ये कैप लगाते थे। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्लीट वायरिंग बोलते थे। अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो जो यू टाइप की क्लिप्स आती हैं प्लास्टिक की, जिनको हम लोग हैंगिंग करने के लिए, लाइट हैंगिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो वो इसी का ही मॉडर्न वर्जन है। तो तब पोर्सलिन चाइना क्ले होता था, अभी जो है करंटली ये हमारा प्लास्टिक में होता है। तो बाकी साइड डायमेंशन ऑलरेडी हैव मेंशन। इसका एडवांटेज एक प्लस था कि फॉल्ट हमको इजीली दिखते थे। डिसएडवांटेज क्या था कि उसके ऊपर डस्ट बहुत लगता था और मैकेनिकल इंजरी हो सकती थी, जैसे कि हम कभी वायर हाथ से खींच के आए या कुछ भी हो गया, तो जो मैकेनिकल टाइप के एक्सीडेंट है ये हमारे इसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। द नेक्स्ट वन इज द वुडन केसिंग केबिन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली एक तरीके का केस और देन उसकी कैप होती थी। तो पूरा तरीके से वुडन का एक फ्रेमिंग हम करते थे उसको, और देन उस फ्रेमिंग के अंदर हम अपने वायर को ले जाते थे, देन उसका हम कैप डिजाइन करते थे। तो उसको हम लोग ही वायरिंग का केसिंग कैपिंग बोलते थे, कि एक तरीके से बॉक्स के अंदर जो हम वायरिंग को ले जाते थे। तो इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। पहला तो ये देखने में अच्छा लगता था, एस्थेटिक लगता था। सेकेंड वन जो है डस्ट डेड फैक्टर जो होता था वो इजीली क्लियर हो जाता था। एंड देन द सेकंड वन मैकेनिकल इंजरी का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता था। नुकसान क्या था कि इसके लिए हमको एक वर्कमैनशिप अच्छी स्किल रिक्वायर्ड थी, देन मटेरियल रिक्वायर्ड था, उसी जगह हो सकता है जहाँ पे इतना ही वुड अवेलेबल हो इजीली। देन थर्ड वन कॉस्टली भी पड़ता था, और फोर्थ वन फायर का डर रहता था, और हम इसमें से फॉल्ट इजीली कैच नहीं कर सकते थे। ओके, तो अब चूंकि वुडन का है तो देयर आर सम ज्वेलरी डिटेल, तो कुछ इस तरीके की राइट एंगल्स पे और कॉर्नर में ये ज्वेलरी डिटेल्स होती थी। ओके, देन आफ्टर दैट सीटीएस और टीआरएस वायरिंग यानी टफ रबर सीटेड वायरिंग।
ओके, बिफोर दिस अब जो ये केसिंग कैपिंग है प्लास्टिक में है, ये हमारा हो गया है कि पीवीसी का जो होते हैं ऐसा रेक्टेंगुलर जैसे बॉक्स जैसे आते हैं सेक्शन जैसे, तो उनको मोस्टली हम केस लगाते हैं टू द हेल्प ऑफ सम गुल्ली वर्ड बोलते हैं दैट हिंदी में। तो उनके थ्रू हम पहले केसिंग करते हैं, देन आफ्टर दैट उसमें वायर को रखने के बाद उसके ऊपर फिर कैपिंग करते हैं, ग्रूव्स बना होता है। तो अभी करंटली टाइम में वो चीज मटेरियल जो है वो रिप्लेस हो गया है प्लास्टिक से। देन सीटीएस एंड टीआरएस वायरिंग, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बैकग्राउंड में एक पैटर्न का एक बेस होता है और उस बेस में हमारी ये अल्टरनेट डिस्टेंस पे, जैसे हम लोग बेल्ट और ये कुछ यूज करते हैं तो उस तरीके के कुछ हमारे अल्टरनेट डिस्टेंस पे क्लिप्स होती थी, तो उसके अंदर जो हम वायर्स को ले जाते थे और देन आफ्टर दैट उनको टाइट कर देते थे। इस टाइप की वायरिंग का एक फायदा होता था कि हम अगर उस वायरिंग को दोबारा खोल के उसमें और वायर ऐड करना चाहें या कम करना चाहें, ये हमारा इजीली हो सकता था। ओके, तो इस टाइप के वायरिंग सिस्टम को हम सीटीआर एंड टीआरएस वायरिंग बोलते हैं। तो इस टाइप के जो भी अभी जो मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है, तो जो हमारे कंप्यूटर लैब और इस टाइप के जो जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ वायर्स हो जाते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक्स के आते हैं जिनको हम उनको एक उसमें क्लिप करके और टाइट कर सके, तो वो अभी मॉडर्न टाइम में उस चीज को वो अपडेट हो गया है। ओके, देन अनदर वन इज द कंड्यूट वायरिंग। तो पहले के टाइम में दैट इज फ्रॉम द मेटल के होते थे कंड्यूट्स, बट अभी करंटली टाइम में जो है कंड्यूट वो टोटली रिप्लेस हो चुके हैं पीवीसी, यूपीवीसी से, पीवीसी से। तो इस कंड्यूट अगर हमारे जो सर्कुलर सेक्शन होते थे और उनको ही हम लोग कंड्यूट बोलते थे, तो इनके थ्रू अंदर हम वायर जो है वो जो है ट्रांसमिशन करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो ये जो कंड्यूट है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग में। एक तो फर्स्ट हम उसको ऑन सरफेस और दूसरा जो है उसको कंसील्ड वे में कर सकते हैं। देयर आर सम एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर हम इसको लगाने की कॉस्ट करें तो इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म जो है उस हिसाब से देखें तो इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, देन अनदर सेक्शन इज द लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो हमारी लाइटनिंग होती है वो जनरली जब फ्रिक्शन होता है जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो उसी के फ्रिक्शन के थ्रू जो है हमारी लाइटनिंग हमको फ्लैश होती हुई दिखती है। तो जनरली जो लाइटिंग होता है वो चार तरीके से ग्राउंड पे ट्रांसफर होती है। जब हमारे या तो निगेटिव आयंस जो है वो नीचे की तरफ आए, या निगेटिव आयंस नीचे से ऊपर की तरफ जाए जो कि एयर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, या फिर पॉजिटिव आयंस नीचे की तरफ आए और पॉजिटिव आयंस ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाए। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक जो है लाइटनिंग जो है वो होती है। अगर हम लाइटनिंग में फ्लैश देखें तो हमारी दोनों तरफ से फ्लैश दिखती है हम लोगों को। एक जब ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्लैश होती है, तो और ये अपवर्ड फ्लैश जब जमीन से वो क्लाउड की तरफ जाती हुई दिखती है। तो कुछ इस तरीके का होता है। तो लाइटनिंग के कुछ इफेक्ट होते हैं लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है जब भी लाइटनिंग होती है तो एक थर्मल इफेक्ट बहुत होता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो उसमें होती है। देन सेकंड वन इज द अकॉस्टिक, क्योंकि थंडर की आवाज आती है। देन थर्ड वन द लुमिनस इफेक्ट, बहुत सारी चमक होती है। देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रोडायनामिक केमिकल रिएक्शंस के जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं। देन इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करें तो कंडक्शन, इंडक्शन, राइजिंग फ्रॉम क्राउड, ये सब होते हैं। अब उस लाइटिंग से प्रोटेक्शन के लिए हमको दो टाइप के प्रोटेक्शन करने होते हैं बिल्डिंग के एस्पेक्ट में। द फर्स्ट वन द एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, द सेकंड वन इज द इंटरनल। तो फर्स्टली स्टार्ट विद द एक्सटर्नल। तो जनरली जो ये कॉन्सेप्ट आया था वो यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था। रीजन क्या था कि जो अपने उनके रेजिडेंशियल सॉरी जो उनके अपने मेनली चर्चेस जो रिलीजियस बिल्डिंग होती थी उनको वो काफ़ी हाइट बनाते थे। तो उसमें प्रॉब्लम इशूज ये आते थे कि जब उनके यहाँ ये स्टॉर्म या थंडर्स होते थे तो जनरली जो लाइटनिंग का स्ट्राइक होता था वो उनके चर्चेस पे होता था। तो उस केसेस में क्या हुआ, जो सबसे फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट हुआ वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक रॉड को करके देन उसको कंडक्टर करके जमीन में ट्रांसफर किया। तो वहीं से ये प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ और उसी रॉड को हम लोग जनरली फ्रैंकलिन रॉड भी बोलते हैं, लाइटनिंग रॉड को। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं इमेज में एक लाइटनिंग रॉड होती है। तो उस लाइटनिंग रॉड को हम लोग जो है डाउन कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफर करके और जमीन में जो है अर्थिंग में ट्रांसफर करते हैं। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंगल प्रोटेक्शन सिस्टम। एक सिंगल रॉड को लगाया और जनरली वो लाइट को कैच करेंगे और देन ट्रांसफर टू द ग्राउंड। ओके, देन सेकंड केस कि हम पूरा मेश बनाएं और उस मेश के थ्रू हम उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करें। तो यहाँ हम देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग पे एक मेश है। ये ऑब्वियसली स्ट्रक्चर से हमारा कनेक्टेड होकर नहीं होता है, बीच में एक स्पेसिंग गैप होता है।
ओके, तो एक पूरा मैशिंग बनाते हैं और अल्टरनेट डिस्टेंस पे वो रॉड को प्लेस करते हैं। आफ्टर द प्लेसिंग देन हम डाउन कंडक्टर के थ्रू यूज करके ग्राउंड में एक पेरिफेरल एक मेटलिंग करते हैं और देन आफ्टर दैट उससे हम कनेक्टेड अर्थिंग जो है वो करते हैं अल्टरनेट डिस्टेंस पे। तो एक ये हमारा सेकंड सिस्टम होता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोमेट्रिक मॉडल। एक्चुअली अभी इस पे रिसर्च चल रही है, जो हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो एक कुछ जो फ्लो करती है गिरने का मेथड फॉलो करती है, दैट इज द वो इलेक्ट्रोज्योमेट्रिक मॉडल पे फॉलो करती है। उसी के बेसिस पे हम लोग जो है रॉड की प्लेसिंग करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको जनरली पहले सरफेस एरिया को कैप्चर करने के लिए चाहिए होता है, देन हमको रिक्वायर्ड होते हैं डाउन कंडक्टर, देन हमको अर्थिंग सिस्टम। ये तीन चीज चाहिए होती है, लाइटनिंग कंडक्टर, डाउन कंडक्टर और देन हमको अर्थिंग सिस्टम चाहिए होता है। अब बात करते हैं इंटरनल प्रोटेक्शन की। तो इंटरनल प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो अंदर के अप्लायंसेस हैं वो आयंस पे आने पे जो है वो खराब ना हो, तो उसके लिए हमको इंटरनल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब केसेस क्या है कि लाइक हमारा कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और देन साइड में कोई ट्रीज है, तो अगर कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हुई ट्रीज के या नियर अबाउट में, तो उससे क्या होता है कि ग्राउंड से आयन जो है वो अर्थिंग के थ्रू ट्रांसफर होकर के हमारी बिल्डिंग में आते हैं। तो उस केसेस में हमको क्या होता है कि जो वहाँ से हम अर्थिंग कनेक्टेड कर रहे हैं वहाँ पहले टाइम पे ईएलसीबी को यूज करते थे, ताकि जब भी कभी नीचे से ग्राउंड से करंट ट्रांसफर हो तो ईएलसीबी जो है वो सर्किट को ब्रेक कर दे। ओके, ईएलसीबी जो होता है वो केवल उधर ऊपर की साइड से डायरेक्शन जो हमारा करंट से है उधर से आए तभी वो ग्राउंड में ट्रांसफर करे। अगर रिवर्स साइड में करंट आता है तो हमेशा ईएलसीबी सर्किट को ब्रेक कर दे। उसी के अपडेटेड वर्जन के लिए हम लोग आरसीसीबी यूज करते हैं करंट टाइम में। अब बात करते हैं अर्थिंग सिस्टम की। तो अर्थिंग सिस्टम बेसिकली हम सब समझते हैं कि जो भी हमारे अप्लायंसेस में एक्स्ट्रा आयंस आ जाते हैं उनको हमको ग्राउंड में पास करने के प्रोसेस को ही हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ताकि हम लोग सेफली उन अप्लायंसेस को यूज कर सकें। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ अर्थिंग, प्लेट, पाइप, स्ट्रिप। हम यहाँ पे प्लेट और पाइप के बारे में बात करेंगे, एनटीटी सिस्टम। ओके, तो प्लेट अर्थिंग, इसमें जनरली हमको एक मेटेलिक प्लेट जो होती है उसको हम अर्थ में करके और देन रॉड के थ्रू जो है हम उसमें ट्रांसफर करते हैं फ्रेमिंग प्रॉपर कनेक्टेड के थ्रू। इसके अलावा हम लोग उसके पास में और सॉइल के पास एक वाटर का कनेक्शन भी ड्रॉप करते हैं, और ताकि पिट जो है वो हमेशा नमी बनी रहे। रीज़न ये क्योंकि अगर उसमें ड्राइनेस होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा ट्रांसफर करने में टाइम लगेगी, बट अगर जो वेट रहती है अगर वो जमीन, तो देन वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर अर्थिंग वो ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। उस अर्थ प्लेट पे हम जनरली कोल एंड नमक जिसको हम सोडियम बोलते हैं NaCl, वो हम उसमें फिल करते हैं फॉर फास्टिंग द प्रोसेस। ओके ओके, द सेम थिंग इन पाइप अर्थिंग, उसमें भी हम लोग कॉपर या फिर जीआई का जो है पाइप वो यूज करते हैं फॉर द अर्थिंग प्रोसेस। ओके ओके, देन अनदर वन इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक बिल का सेक्शन होता है जिसमें हम फर्स्टली कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है एवरीथिंग, देन पेमेंट करने का ऑप्शन, ड्यू डेट एंड आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट, देन यहाँ पे हमारी प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग एंड देन द यूनिट कितना हमने कंजम्पशन किया है, तो वो होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सारी उस बिल की डिटेल्स होती है कि कौन कौन से चार्जेस उस पर एप्लीकेबल होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फिक्स चार्जेस। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 138 लिखा है, यहाँ 128 लिखा है, बट यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है कि जो एक अप्रैल से जो है वो 10 रुपीज़ मंथ जो है वो मतलब कंज्यूमर पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में लेते हैं। ओके, तो वो 120 प्लस 10, तो वो 138 हो गया। देन आफ्टर दैट सेकंड वन द एनर्जी चार्जेस। तो एनर्जी चार्जेस के लिए क्या है, टोटल 57 यूनिट है, तो ये जो कि 100 से कम है तो हम लोग इस अमाउंट 4.7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 100 से ज़्यादा होता लाइक 110, तो हम लोग पहले जो 100 यूनिट थे वो हम 4.7 से चार्ज करते हैं, और जो बाकी के 10 यूनिट बचे थे उनको 10 रुपीज़ इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 57 इंटू 4.71, तो हमारा जो ऑप्शन आया वैल्यू 268.47। आफ्टर दैट व्हीलिंग चार्जेस। तो व्हीलिंग चार्जेस यहाँ ऑलरेडी मेंशन है 1.17 पर यूनिट, तो हम जितनी भी हमारी 57 यूनिट है उसको हम 1.17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन FAC यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है सेम, ये डिपेंड करता है हमारे यूनिट पे। चूंकि 57 यूनिट है तो हमारे जो पहले 100 यूनिट है उसको हम 4.40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी डेट इज द 20 रुपीज़ के आसपास, 22 रुपीज़ के आसपास। अगर ये यूनिट ज़्यादा होता है 110 और 120, तो हम फर्स्ट 100 को हम लोग 4.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी के जो बचे यूनिट थे 100 थे वो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.7 से। ओके,
देन आफ्टर दैट हम ये सारी चीज़ों का टोटल करेंगे और जो अमाउंट आएगा उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 16% जो है वो निकालेंगे और फिर उस अमाउंट को इस टोटल के साथ ऐड कर देंगे। दैट द फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड द आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। ओके, okay, so these are my references I have taken for my presentation, so you can also refer for more detail. Okay, so thank you so much. Okay, and if you want this presentation, so you can check my video description. I will provide a drive link so you can freely access to my presentation. And please like my video and subscribe my channel. And if you want video on any specific topic, so please comment on any video or your contact from any other communication method. So surely I will make a video in a few days whenever you want required. Okay, so thank you so much.